हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आप सभी को बताया कि हमने फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट करनी है, एक लेक्चर ऑलरेडी हो गया है। आई होप कि वो आपको बेनिफिशियल रहा होगा। और अब है ये लेक्चर नंबर 2, जिसमें लॉज ऑफ मोशंस आप पढ़ेंगे। सत्यम सर आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन, जो कि आपका सेकेंड यूनिट है, यानी फिजिक्स में, बेसिक फिजिक्स में सेकेंड पार्ट है। तो हम उसके बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक बात बता दूं, कमेंट सेक्शन में बच्चों आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रहे हैं, लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। काफी बच्चे जो थे बड़ा परेशान हो रहे थे कि मैम क्लासेस होंगे नहीं होंगे, क्या होगा, केमिस्ट्री की क्लासेस, फिजिक्स की क्लासेस। तो बेटा सभी होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने आपको बोला है तो आपके क्लासेस जरूर होंगे। तो आज ये लेक्चर नंबर 2 है। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आज के लेक्चर में ये हम टॉपिक्स कवर करेंगे, मैं नहीं, सत्यम सर आपको ये सभी टॉपिक्स पढ़ाएंगे। और मैं एक ऑफर के बारे में आप सभी को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर होली आने वाली है, तो होली का ये एक स्पेशल ऑफर निकला है, जहाँ पर आप 1-on-1 गाइडेंस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और उसके साथ में आपको मैं फ्री क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। अगर आप सीयूईटी के, एनएफईटी के एस्पिरेंट हो तो आपको बस गाइडेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, और पेपर्स यानी कि सैम्पल क्वेश्चंस आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए जाएंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप बुकिंग कर सकते हो। आपको करियर गाइडेंस दी जाएगी, फॉरेंसिक फील्ड के बारे में आप जो कुछ भी जानना चाहते हो वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा, और साथ में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बेटा रजिस्ट्रेशन कर लेना, और जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का। बाकी की डिटेल्स आपको आपके ईमेल के थ्रू मिल जाएंगी। ओके, दैट इज इट। और अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हैंड ओवर करती हूँ, आप जो है आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो रेगुलर बेसिस पर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ओके एवरीवन, देन सी यू सून। हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ते हैं यूनिट 2 ऑफ CUET PG फॉरेंसिक। तो इसमें हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे मोशन इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, सेंट्रिपिटल, एक्सेलरेशन, मोशन अंडर अ सेंट्रल फोर्स। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स कुछ नहीं, जैसे अगर हम पुश कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर या फिर पुल कर रहे हैं, तो उससे जो उसका स्टेट है, स्टेट मतलब रेस्ट पर है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर किसी डायरेक्शन पे चला जा रहा है, तो वो चेंज हो जाए स्ट्रेट लाइन में, उसको बोलते हैं फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन। और फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, ये पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन वगैरह भी इंक्लूड रहता है। ठीक है, आगे देखो। फोर्स के दो टाइप होते हैं, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स मतलब जिसमें दो ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट हो रहा हो, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करके उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो कांटेक्ट फोर्स हो गया। और नॉन कांटेक्ट मतलब डिस्टेंट फोर्स भी बोलते हैं जिसको, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, जैसे सन और अर्थ के बीच का। और मैग्नेटिक फोर्स हो गया, या फिर इसमें देखिए डायग्राम में जैसे हो रहा है, मतलब बिना टच किए ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, इनर्शिया क्या होता है लॉस ऑफ मोशन पे। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसी को ही इनर्शिया बोलते हैं। अगर कोई बोले व्हाट इज इनर्शिया या फिर न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताओ, तो दोनों में वही अपन टॉपिक, मतलब दोनों सेम है। तो फर्स्ट सबसे पहले अपन इनर्शिया के बारे में समझते हैं, या फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में। जैसे अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट मोशन पे है, मतलब ऐसे चले ही जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो वो या फिर रेस्ट पर ही रहेगा या फिर चलता ही जाएगा जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स। उसको बोलते हैं इनर्शिया या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, जैसे जैसे एक बॉल ऐसे चलते जा रही है, मान लो यहाँ से अपन ने ऐसे रोल के यहाँ से ऐसे चल रही है, तो ये बॉल चलती ही जाएगी जब तक अपन कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स यहाँ से ऐसा लगाए ना। ठीक है, अब आप सोचोगे पर बॉल तो चलते चलते रुक जाती है, क्योंकि वो फ्रिक्शन के कारण हो जाती है, अपोजिंग फोर्स लगता है अपने
जैसे किसी जमीन पर फ्रिक्शनल फोर्स हो या फिर एयर की वजह से भी फ्रिक्शनल फोर्स लग जाता है, तो उसकी वजह से बॉल रुक जाती है। अगर वैक्यूम में बॉल अगर अपन इस डायरेक्शन में डालें तो वो चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और जैसे अपन एक बॉल ऐसे रखी है तो वो जब तक नहीं हिलेगी जब तक अपन कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं इस पर। ठीक है, तो वो रेस्ट पर ही रहेगी। तो इसको बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर इनर्शिया भी बोल सकते हैं। अब इनर्शिया के टाइप्स होते हैं। जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहेगा। ठीक है, जैसे इसका आपने सुना होगा, जैसे बस में अपन मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो बस एकदम, जैसे बस स्टेबल हो, मतलब बस मूव नहीं कर रही हो, ठीक है, और हम भी रेस्ट पर हो, तो क्या होगा, इनर्शिया के अकॉर्डिंग अगर हम रेस्ट पर हैं तो हम रेस्ट पर ही रहेंगे। पर बस अचानक से चलने लगी मान लो, ठीक है, तो क्या होगा, अब बस तो आगे बढ़ गई, पर हम तो रेस्ट पर ही थे, तो हमारी जो बॉडी रहेगी वो पीछे बैकवर्ड मूव हो जाएगी। जैसे अचानक से अगर बस चलती है तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। और इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या रहता है, जैसे अगर ट्रेन या बस चल रही है तो अपन भी आगे मूव कर रहे हैं, मतलब ट्रेन या बस के साथ। ठीक है, तो अगर सडनली स्टॉप होगी तो अपनी बॉडी तो आगे ही जाएगी ना, क्योंकि इनर्शिया के अकॉर्डिंग इनर्शिया क्या बोलता है कि अपनी जो बॉडी है जैसे मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। स्टार्टिंग में क्या रहेगा, तो जैसे ही ब्रेक लगेंगे तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपनी बॉडी मूव हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इसको समझते हैं। मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम मतलब हम जो मोशन है वो लीनियर बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा होता है फिर एंगुलर वगैरह, उसको नहीं पढ़ना है अपन को अभी। ठीक है, तो समझ गए मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम मतलब ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है। अब मोशन दो लोगों से डिनोट करते हैं, दो चीज से, दो क्वांटिटी से, मास से और वेलोसिटी से। तो मास इंटू वेलोसिटी को बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है, अगर इसका डायमेंशन पूछे तो मास का होता है एम मास, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हो गया एल लेंथ, और टाइम का इनवर्स, तो ये mlt-1। और इसकी एसआई यूनिट पूछे तो मास क्या होता केजी में, और वेलोसिटी क्या होती मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये भी बोल सकते हैं। और ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। अब आगे देखिए इम्पल्स क्या होता है। अब जैसे हमने मोमेंटम पढ़ा, ठीक है, तो इम्पल्स कुछ नहीं होता, चेंज इन मोमेंटम। जैसे मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है, जैसे मान लो आप इनिशियल में u वेलोसिटी से चल रहे थे और फाइनल में v वेलोसिटी से। अब मास तो उतना ही रहेगा दोनों में, तो दो मोमेंटम हो गए। ठीक है, तो दोनों के डिफरेंस को जो हम बोलेंगे उसको बोलेंगे इम्पल्स। तो इम्पल्स की ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी, वही जो मोमेंटम की है, केजी मीटर पर सेकंड। और ये वाला जो फॉर्मूला है वो बाद में समझाएंगे जब फोर्स समझेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ तो हो गया अपना। अब सेकंड लॉ समझिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि न्यूमेरिकल पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है, जो कि फोर्स के बारे में, जो फोर्स का फॉर्मूला है वो निकालने के लिए काम में आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये बोलता है कि जो फोर्स है, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, ठीक है, तो फोर्स जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। ठीक है, ये लिखा है, ये देखिए, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब चेंज ऑफ मोमेंटम तो पढ़ा था, एम वी माइनस एम व्यू, या फिर कुछ भी कर लो, मतलब या फिर ज्यादा अगर कम डिफरेंस है तो हम उसको डीपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डीपी यानी चेंज इन मोमेंटम। पर यहाँ पर फिजिक्स की लैंग्वेज में जब रेट वर्ड यूज हो जाता है, रेट का मतलब हो जाता है अपॉन में टाइम, इसका मतलब नीचे क्या आ जाएगा अपॉन में, dt, चेंज इन टाइम। तो फोर्स जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डिपेंड करता है किस पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता है तो एक कांस्टेंट हो जाता है, फिजिक्स में लग जाता है, और जिसकी वैल्यू यहाँ पर 1 है।
तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, अब डीपी बाई डी टी। ठीक है, अब देखो पी जो मोमेंटम है, डीपी अपन क्या लिख देंगे, इसको याद नहीं करना है, समझना है, एम वी माइनस एम यू, और अपॉन में टाइम मान लो इनिशियल जो भी हो, 0 हो या 1 हो, ठीक है, 0 हो या फिर कुछ भी हो, मान लो चेंज इन टाइम। एम कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया, वी माइनस यू अपॉन टी। चेंज इन टाइम भी हो सकता है, पर इजी के लिए अपन ने मान लिया इनिशियल जो है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या बन गया अपना एक्सेलरेशन। तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला निकल के आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब मास पता ही है आपको किलोग्राम में, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी ऐसा यूनिट जो बन जाएगी फोर्स की न्यूटन, या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इससे सेकंड लॉ डिफाइन होता है अपना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो क्या बोलोगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब भी रेट वर्ड यूज होता है इसका मतलब अपॉन में टाइम, समझ गए, ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये न्यूमेरिकल के लिए यूज होगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो जो भी आपको लगाना। देखो देखिए न्यूमेरिकल करते हैं अब, लॉज ऑफ मोशन के, ये न्यूमेरिकल। सबसे पहले कुछ कुछ बेसिक्स फॉर्मूले याद कर लीजिए आप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिससे डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल्स एक एक क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक ये हो गया। अब मोमेंटम का फॉर्मूला हमने कर लिया है, मास इनटू वेलोसिटी, वो भी याद रखना है। इम्पल्स का क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है इसका ही फॉर्मूला कई बार जैसे यूज हो जाए, वी वी माइनस यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला भी होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन, और वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्वेश्चन समझिए अब, जैसे 1000 kg का एक मास है, जैसे कार है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड चल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड क्या है, यू है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब इससे चल रही है अभी, रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड, ऐसा ही इनकी यूनिट्स भी जरूर देखना, जैसे मास केजी में है तो केजी में ही रहेगा, ग्राम में अगर दिया होता तो इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा यूनिट में लेने के लिए। अब फॉरवर्ड फोर्स है 1000, और रिटार्डिंग फोर्स, जैसे फॉरवर्ड फोर्स ये है, रिटार्डिंग फोर्स यहाँ पे इसके अपोज में लगेगा, तो ये दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तब नेट फोर्स आएगा। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 500, तो नेट फोर्स हो गया 500 न्यूटन। ठीक है, अब फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन नहीं है अपने पास, मास को यहाँ पर ले आओ, 500 अपॉन 1000, तो ये 1/2, मतलब हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो रहा है। अब तीन हमने बेसिक फॉर्मूले 9 10 में पढ़े हैं, उनको याद रखना है आपको, जिससे कि ये सॉल्व करोगे और भी न्यूमेरिकल्स। जैसे एक फॉर्मूला हो गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा फॉर्मूला ये एक्सेलरेशन से निकलेगा v माइनस यू अपॉन टी, और तीसरा फॉर्मूला है डिस्टेंस का, एस मान लो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये एस क्या है, डिस्टेंस, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है, एक्सेलरेशन, टी तो पता ही है टाइम। अब ये हमें क्या फाइंड करना था, वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब क्या हुआ कि यहाँ पर अपन ने एक्सेलरेशन तो फाइंड कर लिया, अपन को चाहिए क्या है, वेलोसिटी। तो वो तीन फॉर्मूले अपन उस हिसाब से लगाएंगे जिसमें अपन को जो चीजें दी हों, जैसे अब डिस्टेंस तो दिया नहीं है तो अपन एस वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, अपन लगाएंगे जब उनने टाइम भी दिया हो, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये कहाँ से आया है, एक्सेलरेशन जो होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो इनको जब ट्रांसपोज करोगे इधर उधर तो उससे आया ये फॉर्मूला। ठीक है, तो उसका आंसर बन जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। मतलब ये फॉर्मूला याद नहीं करना, ये कर लो आप, तो डायरेक्ट ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, फिर यहाँ वहां पर ट्रांसपोज करके बना सकते हो आप। ठीक है, आगे देखो, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि जैसे अपन किसी भी ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर, जैसे एक एक ऑब्जेक्ट ये हो, दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो, बड़ा या छोटा कुछ, तो ये ऑब्जेक्ट मान लो इस पर फोर्स लगा रहा है कुछ, इसका भी एक रिएक्शन बनता है इसके अपोजिट यहाँ पर, सेम फोर्स।
मतलब टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे यहाँ पर फोर्स लग रहा है, जैसे मान लो ये वॉल हो, मान लो आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है यहाँ पर, ये वॉल पर, तो ये वॉल से आपके ऊपर भी 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा एक, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब -20 बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इससे न्यूमेरिकल्स वगैरह तो इससे नहीं आएंगे, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ज़्यादा मेन आएंगे। आगे देखिए आप, इसका एग्जाम्पल भी है, जैसे अपन स्विम कर रहे हैं इस तरीके से, तो हाथ से हम पीछे फोर्स लगाते हैं, तो पानी हमें आगे फोर्स लगा के आगे बढ़ते हैं, तभी अपना अपन जो है वो आगे बढ़ते हैं, इस टाइप से होता है। अब देखो, एक ये न्यूमेरिकल है, ये भी समझिए कि किस टाइप से हमें सॉल्व करना है। एन एलिवेटर वेइंग 5000 kg, एक एलिवेटर का जो 5000 kg का था वो ऊपर मूव कर रहा था, और टेंशन, टेंशन मतलब जैसे कोई भी वायर वगैरह लगा हुआ है, अपोजिट फोर्स समझ लो आप। जैसे एक वायर से कुछ भी ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, तो रस्सी पर कितना अपोजिंग फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं। तो टेंशन एंड द सपोर्टिंग केबल इज 50,000 न्यूटन। तो फाइंड द अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड एक्सेलरेशन, के ऊपर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है वो समझ गया, ठीक है। मास कितना हो गया, सबसे पहले एक एक चीज लिख लिया करो। मास जो है 5000, और केजी में ही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और फोर्स कितना है, 50,000। टेंशन दिया है, पर उसकी यूनिट से भी आप समझ सकते हो कि क्या दिया है, वो असली में फोर्स ही है वो, 50,000 न्यूटन। ये जो है वो केजी में है, ठीक है। अपवर्ड एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब ये समझो, एलिवेटर जैसे ही ये ऊपर मूव करता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन, नॉर्मल जो मेन एक्सेलरेशन निकलेगा, कि अगर कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लग रहा हो तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ट्रांसपोज करके यहाँ से हम, ये यहाँ पर ये तीन कट हो जाएंगे, एक्सेलरेशन कितना निकल के आ गया, 10। अब ये समझो, ये 10 जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब ये एक्सेलरेशन मेन था। अब नीचे भी तो ग्रेविटी लग रही है ना, तो वो भी नीचे को पुल नीचे करेगी। तो ग्रेविटी का क्या होता है, 9.8। अब दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे, क्योंकि एक ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन 10 से, और नीचे आ रहा 9.8 से, तो मेन ऑब्जेक्ट जाएगा कहाँ पर, ऊपर, क्योंकि जो अपना मेन एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ ज्यादा है। अगर मान लो हमारा 9 होता तो ऊपर मूव भी नहीं होता, क्योंकि नीचे की ग्रेविटी ज्यादा है, 9.8, ठीक है। तो ऊपर का एक्सेलरेशन जो है वो 10 है, और नीचे है 9.8, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये ठीक है, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ फार डज इट राइज, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप फॉर्मूला लगा के एस इक्वल टू फ्रॉम रेस्ट बोला है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है, हमने रेस्ट बोल दिया है। तो अपने पास है क्या, एक्सेलरेशन है, तो एस इक्वल टू यू टी, यू टी कितना हो गया, 0, हाफ ए टी स्क्वायर लग जाएगा फॉर्मूला। हाफ ए कितना है, 0.2, और टाइम कितना है, 10 सेकंड, 10 सेकंड का स्क्वायर कितना कर हो जाएगा, ये, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है, जो कि है 10 मीटर, यहाँ से निकल कर आ जाएगा डिस्टेंस। तो ये इसलिए फॉर्मूले वो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ गए आप, तो वो तीनों फॉर्मूले याद रखें। आगे देखिए आप, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये हमने तीनों वो कर लिए हैं लॉज ऑफ मोशन। अब इसमें भी कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे मोमेंटम हमने पढ़ा हुआ है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन मतलब होता है कि जो जितना है वो उतना ही रहे, चेंज ना हो। तो क्या रहता है, ये समझिए। जैसे मान लो ये एक एग्जांपल यहाँ से समझिए, ये जैसे मान लो ये एक चल रही हो बॉडी, और दूसरी बॉडी ये चल रही हो, इसकी u1 वेलोसिटी हो, इसकी u2 हो, और मास m1 m2 हो, और ये दोनों कोलाइड हो गए इस तरीके से, ये ठीक है। कोलिजन होने के बाद वो दोनों वापस से चलने लगे, पर अब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना, तो मान लो ए वाला ऑब्जेक्ट v1 से चलने लगा, पर मास तो उतना ही रहेगा, मास चेंज नहीं होगा, m1 m2 ही रहेगा।
और बी वाला v2 वेलोसिटी से चलने लगा। तो बिफोर कोलिजन जो उसका टोटल मोमेंटम था और आफ्टर कोलिजन मतलब यहाँ पर वो टोटल मोमेंटम दोनों का सेम होगा। मतलब यहाँ पर टोटल मोमेंटम क्या होगा, नॉर्मल समझ सकते हो, m1 u1, m1 × u1 प्लस m2 × u2। ठीक है, लिख देते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा, एक बॉडी का, ए बॉडी का m1 u1 और बी वाली बॉडी का m2 u2। ये किससे इक्वल होगा, जो फाइनल मोमेंटम रहेगा अपना, ये समझो। लिनियर मोमेंटम बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर का रहेगा। ठीक है, अब आफ्टर में मास तो उतना ही रहेगा, पर वेलोसिटी यहाँ पर v1 हो गई और यहाँ पर v2। तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। जैसे वो बोल देंगे कोलिजन हो गया। ठीक है, तो कोलिजन में वो ये समझना कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है। मान लो ने एक ऑब्जेक्ट की जीरो कर दी इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पर जीरो रखना पड़ेगा आपको, फिर इससे ये u2 दिया होगा या फिर दोनों ही जो भी हो। ठीक है, और फिर एक और दिख जाएगी, मास दोनों का दिया रहेगा, वो मान लो पूछ लें v2 क्या हो गया। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल बन सकता है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, अब फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे अपन कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर चल रहा है तो उसके एक अपोजिट फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, जो कि अपोज करता है उसके मोशन को, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन। आगे देखो, फ्रिक्शन के टाइप्स हैं। फालतू कंफ्यूज हो गए वो छोड़ दो आप तो न्यूमेरिकल के हिसाब से याद रखो। न्यूमेरिकल मेनली आता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ऐसे कुछ डिनोट कर लो आप फ्रिक्शनल फोर्स की। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रिएक्शन के। और बता रहे हैं रिएक्शन क्या होता है, और जब रिएक्शन हटता है तो एक कांस्टेंट लग जाता है, जिसको ऐसे म्यू से डिनोट कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल कांस्टेंट। ठीक है, या फिर कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो भी बोलना हो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल लो वरना आप। ठीक है, तो ये होता है फ्रिक्शन का फॉर्मूला। अब रिएक्शन क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हो, मान लो ये यहाँ पर एक टेबल पर। ठीक है, तो ये नीचे कितना फोर्स लगा रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स, उसको बोलते हैं रिएक्शन। उसके परपेंडिकुलर भी उतना ही फोर्स लगेगा, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। तो क्या होता है कि ये नीचे फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट की वजह से, और उसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स कितना लग रहा है ऑब्जेक्ट की वजह से, तो उसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाएगा, नीचे कितना फोर्स लग रहा है, जैसे इस बॉडी का, तो फोर्स क्या फॉर्मूला क्या होता, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास तो है ही है, आप सोच रहे तो मूव तो कर ही नहीं रहा, पर एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी लगेगा यहाँ पे। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, mg। इस तरीके से कैलकुलेट कर लेता है। तो अगर रिएक्शन अपन को पता हो और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपन को वहां पर क्वेश्चन में देंगे, तो डायरेक्ट फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लोगे म्यू आर करके। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स समझिए। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पर लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, अलोंग द रेडियस। आगे देखो, ये तो सिर्फ डेफिनेशन थी, पर मेन आपको न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला वगैरह समझने पड़ेंगे। सेंट्रीपिटल का जो फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, वो होता है mv²/r। अब यहीं जब ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा हो तो टुवर्ड्स द सेंट्रल एक फोर्स लगता है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, मास वेलोसिटी रेडियस। अब v²/r जो होता है, इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन इनटू मास क्या बन जाता है, फोर्स, जो कि न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट फॉर्मूले, डायरेक्ट वो लोग पूछ सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करो, तो डायरेक्ट हम उससे निकाल सकते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए सर, जो आया भी है प्रीवियस ईयर। सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। जैसे इस डायग्राम को समझिए, ये वाले, जैसे ये मान लो एक, इस टाइप से हमें बाइक चला रहे हों या फिर कार चला रहे हैं, तो हमें पता है कि जैसे अब अगर हम टर्न लेते हैं तो एक हम अपनी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन थोड़ा कम कर लेते हैं, ताकि आराम से सेफली हम
ये मोड़ को पार कर सकें। पर हम कितनी वेलोसिटी से मैक्सिमम मोड़ सकते हैं या फिर मिनिमम कितनी वेलोसिटी रखनी चाहिए, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। तो इसको समझिए अब सबसे पहले, जैसे ये कार है, ये टर्न है, तो यहाँ से हमें मोड़ना है। अब इसका जो नीचे रिएक्शन लग रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है, वो एम जी है, तो रिएक्शन कितना हो जाएगा ऊपर की तरफ, एम जी के बराबर, ठीक है। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, तो हमें पता है जब भी फोर्स जिस साइड भी लग रहा हो उसके अपोजिट एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर म्यू एम जी, ठीक है। आर क्या हो जाएगा, एम जी हमारा। ये जो डेरिवेशन है ये बस समझना है, बाकी ये करना नहीं है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला याद लास्ट में जो रहेगा उसको करना है, समझिए, म्यू आर, ठीक है। ऐसे आप वहां पे डराइव कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, म्यू आर, तो इससे याद नहीं करना पड़ेगा आपको, एम जी। अब देखो, अब जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है हमारा ये वाला, ये हमें इसकी वजह से, ये जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है इसकी वजह से हम स्लिप हो सकते हैं। तो ये वाला जो हमारा फोर्स है ये उससे ज्यादा हो या फिर उसके बराबर हो, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, या फिर उससे ज्यादा हो, तो हम आराम से सेफली इसके टर्न में हम आराम से सेफली पार कर सकते हैं। तो जो म्यू आर है, मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो उससे ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, मतलब ज्यादा होना चाहिए, किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कि एम वी स्क्वायर बाय आर था, अभी पढ़ा था हमने। इधर उधर ट्रांसपोज करके वी स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, मतलब वी जो है लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी रहेगा, मतलब उस कम से कम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू, मतलब और मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे इसको। इसका मतलब मैक्सिमम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि हम उस टर्न को सेफली पार कर सकें, अंडर रूट म्यू आर जी। तो ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ने म्यू दे दिया, आर दे दिया, रेडियस है आर, ठीक है, ये रोड का और ये टर्न का, और जी क्या है, ग्रेविटी 9.8 रहेगी, और अगर न्यूमेरिकल में वो लोग दे रखेंगे कि 10 यूज करना है तो हम 10 यूज करेंगे, ठीक है। और म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कि न्यूमेरिकल में दे रखेगी, ठीक है। जैसे इसको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल समझिए अगला, जैसे ये न्यूमेरिकल है, अब जैसे ये बोल रहा है मैक्सिमम स्पीड फाइंड करो कि कार जो है टर्न अराउंड के लिए ले सके, 30 मीटर रेडियस दे रखा है इन्होंने, ठीक है, लेवल रोड का। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है इन्होंने, ठीक है, 0.4। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो है वो यूनिट नहीं होती, और ग्रेविटी इन्होंने बोल दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन्होंने पूछा है वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए जिससे हम सेफली मोड़ सके, तो ये देखो वी मैक्स हमने अभी पढ़ा, इसको याद कर लेना, इजी फॉर्मूला है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। अंडर रूट म्यू आर जी, म्यू कितना है 0.4, और रेडियस कितना है 30, यूनिट भी चेक कर लो, सब मीटर वगैरह है, और ग्रेविटी कितना है 10, इसका अप्रॉक्स आंसर कितना आ जाएगा, 4 3 12 120, ठीक है, अंडर रूट में, मतलब अप्रॉक्स 10 पॉइंट समथिंग 11 दे तक है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। अब हम समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने तीनों लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इनर्शिया ही होता है, और सेकंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ लिया, जहाँ पे हमने और फॉर्मूले पढ़े। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, इम्पल्स का होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। एक्सेलरेशन के एक फॉर्मूले बता दिए हमने, वी माइनस यू अपॉन टी, और बाकी तीन फॉर्मूले, एक तो फॉर्मूला वी माइनस यू अपॉन टी हो गया, और दो फॉर्मूले एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक और फॉर्मूला होता है जो कि बताना भूल गए थे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। एक ये भी फॉर्मूला होता है, तो जो भी दिया हो वहां पर न्यूमेरिकल में उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं, और एक एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और फिर हमने उसके बाद पढ़ा सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद हमने लेवल रोड पे जैसे सेफली कितना मोड़ सके उसकी वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करें। ये 5 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको कमेंट करके बताने हैं। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू, और बाकी ऑप्शंस में
In a uniform gravitational field near the Earth's surface, the acceleration due to gravity is approximately, ये तो बहुत easy है. The centripetal acceleration object moving in a circular with constant speed. अगला है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स और मास के बारे में क्या उसका वो एक्सप्रेशन. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस डिस्क्राइब इन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ऐसे एक्शन है मान लो एक फोर्स और दूसरा फोर्स, तो वो दोनों सेम रहते हैं पर अपोजिट एंड डायरेक्शन रहते हैं. ठीक है, थैंक यू.